नमस्कार। ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति के अंतर्गत आज आपके सामने विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित अज्ञेय की आकार में छोटी किंतु बड़ी ही प्रभावशाली कहानी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहानी मनोवैज्ञानिक सत्य की अभिव्यक्ति के द्वारा धार्मिक और वर्गीय व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि डर घृणा की जन्मदात्री है। घृणा द्वेष में परिवर्तित हो जाती है, फिर इसके साथ अनेक विकृतियां भी मिल जाती हैं। मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई विभाजन के समय समाज में उपजी इन्हीं विकृत मनः स्थितियों की कथा है। कहानी विभाजनोपरांत उत्पन्न स्थानांतरण की उस समस्या से भी जुड़ी है जिसने स्थिति को बेहद भयावह बना दिया था। लाखों की संख्या में लोगों को शरणार्थी होना पड़ा। डर और भय से उत्पन्न स्वार्थ की भावना ने मानवता को समाप्त प्राय कर दिया था। कहानी के केंद्र में 3 महिलाएं हैं। तीनों अधेड़ उम्र की महिलाएं साधारण ट्रेन में भीड़ अधिक हो जाने के कारण लाहौर जाने के लिए अफसरों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन में ये सोचते हुए सवार हो जाती हैं कि सब मुसलमान हैं। चूंकि तीनों मुसलमान थीं, लेकिन बंधुत्व की विचारधारा पर आधारित इस्लाम मानने वाली अफसरानियां उनकी आशाओं को खोखला साबित करते हुए उच्च वर्ग से संबंध रखने के कारण निम्न वर्ग की महिलाओं को यह कहकर ट्रेन से उतार देती हैं कि क्यों जी, तुम लोग जाती क्यों नहीं? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, कुछ अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए। कहानी विभाजन के समय व्यवहार के धरातल पर इस्लाम के भाईचारे की भावना के खोखलेपन को इस प्रकार से स्पष्ट करते हुए उच्च वर्ग के स्वार्थ को व्यक्त करती हुई तत्कालीन नौकरशाही के उस विध्वंसात्मक चरित्र की तरफ भी संकेत करती है जिसके स्वार्थ और अदूरदर्शिता ने स्थिति को भयावह बना दिया था। अज्ञेय जी के अनुसार नफरत पैदा करने में समाचार पत्रों का भी खासा योगदान था। कहानी इस तथ्य की तरफ भी संकेत करती है। कहानी का पाठ प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर सविनय निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और इस प्रकार की और भी प्रस्तुतियां आपके सामने लाई जा सकेंगी। धन्यवाद। कहानी का पाठ प्रस्तुत है। छूत की बीमारियां यूं कई हैं पर डर जैसी कोई नहीं, इसलिए और भी अधिक कि यह स्वयं कोई ऐसी बीमारी भी नहीं। डर किसने नहीं जाना, और मारती है तो स्वयं नहीं, दूसरी बीमारियों के जरिए। कह लीजिए कि वह बला नहीं, बलाओं की माँ है। नहीं तो ये कैसे होता है कि जहाँ डर आता है वहाँ तुरंत घृणा और द्वेष और कमीनापन आ घुसते हैं और उनके पीछे पीछे न जाने मानवता की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियां। वबा का पूरा थप्पड़ सरदारपुरे पर पड़ा। छूत को कोई न कोई वाहक लाता है। सरदारपुरे में इस छूत को लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक, रोजाना अखबार। यूं अखबार में मारकाट, दंगे फसाद और भगदड़ की खबरें कई दिन से आ रही थीं और कुछ शरणार्थी सरदारपुरे में आ भी चुके थे। दूसरे स्थानों से इधर और उधर जाने वाले काफिले कूच कर चुके थे, पर सरदारपुरा उस दिन तक बचा था। उस दिन अखबार में विशेष कुछ नहीं था।
जाटों और मेयों के उपद्रवों की खबरें भी उस दिन कुछ विशेष न थीं। पहले से चल रहे हत्या व्यापारों का ही ताज़ा ब्यौरा था। केवल एक नई लाइन थी। अफवाह है कि जाटों के कुछ गिरोह इधर उधर छापे मारने की तैयारियां कर रहे हैं। इन तनिक से आधार को लेकर न जाने कहां से खबर उड़ी कि जाटों का एक बड़ा गिरोह हथियारों से लैस बंदूकों के गाजे बाजे के साथ खुले हाथों मौत के नए खेल की पर्चियां लुटाता हुआ सरदारपुरे पर चढ़ा आ रहा है। सवेरे की गाड़ी तब निकल चुकी थी, दूसरी गाड़ी रात को जाती थी, उसमें यूं ही इतनी भीड़ रहती थी और आजकल तो कहने क्या। फिर भी तीसरे पहर तक स्टेशन खचाखच भर गया। लोगों के चेहरों के भावों की अनदेखी की जा सकती तो यही लगता कि किसी उर्स पर जाने वाले मुरीद इकट्ठे हैं। गाड़ी आई और लोग उस पर टूट पड़े। दरवाजों से, खिड़कियों से जो जैसे घुस सका भीतर घुसा, जो न घुस सके वे किवाड़ों पर लटक गए, छत पर चढ़ गए या डिब्बों के बीच में धक्का संभालने वाली कमानियों पर काठी कसकर जम गए। जाना ही तो है, जैसे भी हुआ। और फिर कौन टिकट खरीदा है जो आराम से जाने का आग्रह हो। गाड़ी चली गई, कैसे चली और कैसे गई यह न जाने, पर जड़ धातु होने के लिए भी लाभ हैं ही आखिर। और उसके चले जाने पर मेले की जूठन से जहाँ तहाँ पड़े रह गए कुछ एक छोटे छोटे दल, जो किसी न किसी कारण उस ठेलम ठेल में भाग न ले सके थे। कुछ बूढ़े, कुछ रोगी, कुछ स्त्रियां और 3 अधेड़ उम्र की स्त्रियों की वो टोली जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सकीना ने कहा, या अल्लाह, क्या जाने क्या होगा। अमीना बोली, सुना है एक ट्रेन आने वाली है, स्पेशल, दिल्ली से सीधी पाकिस्तान जाएगी। उसमें सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं ना, उसी में क्यों न बैठें। कब जाएगी? अभी घंटे 1.5 घंटे बाद जाएगी शायद। जमीला ने कहा, उसमें हमें बैठने देंगे? अफसर होंगे सब, आखिर तो मुसलमान होंगे, बैठने क्यों न देंगे। हाँ, आखिर तो अपने भाई हैं। धीरे धीरे एक तंद्रा छा गई स्टेशन पर। अमीना, जमीला और सकीना चुपचाप बैठी हुई अपनी अपनी बातें सोच रही थीं। उनमें एक बुनियादी समानता भी थी और सतह पर गहरे और हल्के रंगों की अलग थलग छटा भी। तीनों के स्वामी बाहर थे, 2 के फौज में थे और वहीं फ्रंटियर में नौकरी पर थे। उन्होंने कुछ समय बाद आकर पत्नियों को लिवा जाने की बात लिखी थी। सकीना का पति कराची के बंदरगाह में काम करता था और पत्र वैसे ही कम लिखता था। फिर इधर की गड़बड़ी में तो लिखता भी तो मिलने का क्या भरोसा। सकीना मायके आई थी, सो उसे इतनी देर हो गई थी, उसकी लड़की कराची में ननद के पास ही थी। अमीना के 2 बच्चे होकर मर गए थे। जमीला का खाविंद शादी के बाद ही विदेशों में पलटन के साथ साथ घूम रहा था और उसे घर पर आए ही 4 बरस हो गए थे। अब तीनों के जीवन उनके पतियों पर केंद्रित थे, संतान पर नहीं। और इस गड़बड़ के ज़माने में और भी अधिक, न जाने कब क्या हो। और अभी तो उन्हें दुनिया देखनी बाकी है। अभी उन्होंने देखा ही क्या है। सरदारपुरे में देखने को है भी क्या। यहाँ की खूबी यही थी कि हमेशा अमन रहता और चैन से कट जाती थी। सो अब वो भी नहीं, न जाने कब क्या हो। अब तो खुदा यहाँ से सही सलामत निकाल ले सही। स्टेशन पर कुछ चहल पहल हुई और थोड़ी देर बाद गड़गड़ाती हुई ट्रेन आकर रुक गई। अमीना, सकीना और जमीला के पास सामान विशेष नहीं था। एक एक छोटा ट्रंक, एक एक पोटली। जो कुछ गहना छल्ला था वो ट्रंक में अट ही सकता था, और कपड़े लतर का क्या है, फिर हो जाएंगे। और राशन के ज़माने में ऐसा बचा ही क्या है जिसकी माया हो।
जमीला ने कहा, वो उधर जनाना है, और तीनों उसी ओर लपकीं। जनाना तो था, पर सेकंड क्लास। चारों बर्थों पर बिस्तर बिछे थे। नीचे की सीटों पर 4 स्त्रियां थीं। 2 की गोद में बच्चे थे। एक ने डपट कर कहा, हटो, यहाँ जगह नहीं है। अमीना आगे थी। झड़की से कुछ सहम गई, फिर कुछ साहस बटोर कर चढ़ने लगी और बोली, बहन, हम नीचे बैठ जाएंगे, मुसीबत में हैं। मुसीबत का हमने ठेका लिया है, जाओ आगे देखो। जमीला ने कहा, इतनी तेज क्यों होती हो बहन, आखिर हमें भी तो जाना है। जाना है तो जाओ, थर्ड में जगह देखो, बड़ी आई हमें सिखाने वाली। और कहने वाली ने बच्चे को सीट पर धम से बिठाकर उठकर भीतर की चटकनी भी चढ़ा दी। जमीला को बुरा लगा, बोली, इतना गुमान ठीक नहीं है बहन, हम भी तो मुसलमान हैं। इस पर गाड़ी के भीतर की चारों सवारियों ने गर्म होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उससे अभिप्राय कुछ अधिक स्पष्ट हुआ हो सो तो नहीं, पर इतना जमीला की समझ में आया कि वो बढ़ बढ़ कर बात न करे, नहीं तो गार्ड को बुला लिया जाएगा। सकीना ने कहा, तो बुला लो न गार्ड को, आखिर हमें भी कहीं बिठाएंगे। ज़रूर बिठाएंगे, जाके कहो ना। कह दिया कि ये स्पेशल है, स्पेशल एरो गैरो के लिए नहीं है। पर कम वक्त क्या खोपड़ी है कि एकाएक बाहर झांककर बगल के डिब्बे की ओर मुड़कर, भैया, ओ अमजद भैया, देखो ज़रा, इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अमजद भैया चौड़ी धारी के रात के कपड़ों में लपकते हुए आए। चेहरे पर बरसों की अफसरी की चिकनी पपड़ी आते ही दरवाजे से अमीना को ठेलते हुए बोले, क्या है? देखो ना, इसने तंग कर रखा है। कह दिया जगह नहीं है, पर यहीं घुसने पर तुली हुई हैं। कहा कि स्पेशल है, सेकंड है, पर सुने तब ना। और ये अगली तो। क्यों जी, तुम लोग जाती क्यों नहीं? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, कुछ अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए। जमीला ने कहा, क्यों, हमारी हैसियत को क्या हुआ? हमारे घर के ईमान की कमाई के खाते हैं। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और टिकट और मामूली ट्रेन में क्यों नहीं जाती? अमीना ने कहा, मुसीबत के वक्त मदद ना करे तो कम से कम और तो न सताएं। हमें स्पेशल ट्रेन से क्या मतलब, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं जैसे भी हो। इस्लाम में तो सब बराबर हैं, इतना गुरूर, या अल्लाह। अच्छा रहने दे, बराबरी करने चली है। मेरी जूतियों की बराबरी की है तैने? किवाड़ की एक तरफ हैंडल पकड़कर जमीला चढ़ी की भीतर से हाथ डालकर चिटकनी खोले, दूसरी तरफ का हैंडल पकड़कर अमजद मियाँ चढ़े कि उसे ठेल दें। जिधर जमीला थी उधर ही सकीना ने भी हैंडल पकड़ा था। भीतर से आवाज़ आई, खबरदार हाथ बढ़ाया तो बेशर्मो। हया शर्म छू नहीं गई इन निगोड़ियों को। सकीना ने तड़प कर कहा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, हम गरीब सही, पर कोई गुनाह तो नहीं किया। बड़ी पाक दामन बनती हो। अरे, हिंदुओं के बीच में रहीं और अब उनके बीच भाग कर जा रही हो। आखिर कैसे? उन्होंने क्या यूं ही छोड़ दिया होगा? 100 हिंदुओं से ऐसी तैसी करा के पल्ला झाड़ के चली आई, पाक दामनी का दम भरने। जमीला ने हैंडल ऐसे छोड़ दिया मानो गरम लोहा हो। सकीना से बोली, छोड़ो बहन, हटो पीछे यहाँ से। सकीना ने उतरकर माथा पकड़कर कहा, या अल्लाह। गाड़ी चल दी। अमजद मियाँ लपक कर अपने डिब्बे में चढ़ गए। जमीला थोड़ी देर सन सी खड़ी रही, फिर उसने कुछ बोलना चाहा, आवाज़ न निकली। तब उसने होंठ गोल करके ट्रेन की ओर कहा, थू, और क्षण भर बाद फिर थू। अमीना ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा, गई पाकिस्तान स्पेशल। या परवरदिगार, धन्यवाद।